शुरू से ही संघर्ष वाला रहा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मेरे आदरणीय पिताजी की गोली मार के हत्या हो गई थी। तो लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग पागल होते हैं आपके लिए। तो इस ग्लैमर की वजह से लोग वहाँ जाना बहुत चाहते हैं। आपके साथ किसने स्ट्रगल किया जो आज बहुत बड़ा स्टार बन गया हो? जैसे अब तो नहीं रहा सुशांत, मैंने और सुशांत ने, एक शो आ रहा था टीवी का, पवित्र रिश्ता, बिल्कुल। तो मैंने और सुशांत ने एक साथ ऑडिशन दिया। उदाहरण के तौर पर अनुराग कश्यप उत्तर प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश में बाहुबल, वही तमंचा, वही बिल्कुल। बंदूक, वही दबंगई। तो कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप की फिल्म में, उनकी स्क्रिप्ट्स में वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ करण जौहर है, बिल्कुल। करण जौहर हमेशा फैंटेसी फिल्म बनाते हैं। वो ऐसे कॉलेज दिखाएंगे जो शायद कभी इस दुनिया में हो ही ही नहीं। बिल्कुल। मतलब मदद किसने की सबसे ज्यादा? देखिए मुंबई में आपको बताऊं कि मुंबई में ना, जो ये मदद जो शब्द है, वहाँ मदद कोई किसी की नहीं करता। तब तक आते आते अंडरवर्ल्ड वो उस तरह का नहीं रहता जो चौक चौराहे पे किसी को गोली मार दे। अंडरवर्ल्ड वो उस तरह का था कि भाई साहब, आप किसी को, बड़े प्रोड्यूसर को, आप किसी से पैसे मांग लो, 50 करोड़, 100 करोड़। जयदीप अलावत ने भी उसमें बहुत मतलब नहीं, उसके जयदीप बाद तो अहलावत का बहुत छोटा सा किरदार है उसमें, लेकिन उन्होंने छोटे किरदार को भी बहुत अच्छे से मतलब इतनी बड़ी छाप छोड़ी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पे उन्होंने उस एक किरदार से कि उसके बाद वो खुद बताते हैं कि उसके बाद काम की लाइन लग गई मेरे लिए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उससे पहले जयदीप अहलावत को कोई जानता नहीं था। सच में बॉलीवुड में लोग हीरो इतने स्मार्ट होते हैं या हम लोगों के बीच से उठ के आते हैं मेकअप से इतने स्मार्ट हो जाते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच फिर आ चुका हूँ पॉडकास्ट का नया एपिसोड लेकर। और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम श्री रोहित सिंह राणा है। अब वो राजनीति में आ चुके हैं, पहले बॉलीवुड में थे और जब बॉलीवुड में थे तब उन्होंने निरंतर 8 से 9 साल करीबन संघर्ष किया। और जब संघर्ष ने उन्हें फल दिया तो फल ऐसा कि वो उस चैनल के प्राइम टाइम पर आने लगे और अपने जो शो था उनका, वो शो भी काफ़ी बेहतरीन उनका चला और उस शो के हीरो थे। पर वही बात कि संघर्ष करना पसंद है, तो फिर वो लाइफ पसंद नहीं आई, वहाँ से तुरंत छोड़कर वो अपने क्षेत्र में आए, क्षेत्रवासियों के लिए फिर संघर्ष करना शुरू किया। और संघर्ष करते करते आज वो इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि क्षेत्र की जनता उन्हें इतना प्रेम करती है कि लोग कहते हैं कि जब कोई बाहर से आता है तो उसको इतना प्रेम नहीं दिया जाता, पर रोहित सिंह राणा जी को इतना प्रेम दिया जाता है कि लोग जब वो क्षेत्र में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, तो लोग उनके कदम ज़मीन पर नहीं लगने देते हैं। तो आइए जानेंगे रोहित सिंह राणा जी से उनकी स्ट्रगल की कहानी और कैसे उन्होंने लोगों के दिलों में इतना प्रेम बनाया। प्रणाम भैया। नाम सब कैसे हैं भैया आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया। तो मतलब जैसे स्ट्रगल करना पसंद है, तो बॉलीवुड जाने की कहानी कैसे शुरू हुई? मतलब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और जहाँ तक बात है संघर्ष की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा जो जीवन है, वो जीवन शुरू से ही संघर्ष वाला रहा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तो मेरे आदरणीय पिताजी की गोली मार के हत्या हो गई थी। तो बचपन से ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद संघर्ष के बिना जीवन कभी रहा ही नहीं। बिल्कुल। तो जब तक मुंबई जाने से पहले, जब तक यहाँ रहे, तो हमेशा संघर्ष रहा। और जब मुंबई गया तो मुंबई एक ऐसी जगह है कि बिना संघर्ष के अगर कोई व्यक्ति सोचे वहाँ सफलता मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है वो असंभव है। तो 8-9 वर्षों का वहाँ जीवन रहा, बड़ा अच्छा जीवन रहा। जब मैं यहाँ से गया मुंबई तो पहला शो एक MTV का रियलिटी शो था सी टॉक, वो करने का मौका मिला। तो फिर उसके कुछ दिन बाद फिर स्टार प्लस का एक शो आता था प्राइम टाइम पे, रात को 9:30 बजे, शकुंतला। बिल्कुल। फिर वो उसमें एक हीरो के रूप में करने का मौका मिला। तो मेरी जर्नी मुंबई की जब तक रही तो बहुत अच्छी रही। मतलब 8-9 वर्ष हमेशा काम दिया, ईश्वर ने काम करने का मौका दिया। हाँ, वहाँ कोई सोचे बिना संघर्ष के काम मिले, शायद वहाँ तो असंभव है। क्योंकि मतलब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है मुंबई के लिए, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो गई है। हर कोई चाहता है कि वो हीरो बने, उसके पास स्टारडम हो और 4-5 कैमरे हमेशा उसके आसपास घूमते रहें। मतलब अब तो खैर उन कैमरों की जगह पेपराजी ने ले ली। नहीं देखिए, जहाँ तक लोगों के वहाँ जाने की बात है कि वो ना एक ग्लैमराइज लाइफ है। चकाचौंध में आप हमेशा रहोगे, कैमरे के बीच में रहोगे। तो जब आप कैमरा पे, जब आप टीवी में या फिल्म्स में आ रहे हो, तो लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग पागल होते हैं आपके लिए। तो इस ग्लैमर की वजह से लोग वहाँ जाना बहुत चाहते हैं। लेकिन जब मेरा जो मकसद था वहाँ जाने का, क्योंकि मैंने आपको बताया आदरणीय पिताजी के जाने के बाद यहाँ जीवन बड़ा संघर्ष का था, तो मुझे हमेशा ये था कि भाई जीवन में कुछ ऐसा काम करना है जिससे अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है। तो इस सोच को लेके मैं जब मुंबई गया, और मुंबई जाने के बाद ये ईश्वर का बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि बहुत अच्छा वहाँ मौका मिला, टीवी में आने का मौका मिला। अच्छा, रंगमंच एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुंबई में रहता है। बिल्कुल। तो वहाँ चाहे वो आदरणीय नशीर साहब हों, चाहे वो आदरणीय रजित कपूर जी हों, उनके अपने अपने ग्रुप हैं। जैसे नसीर भाई का मोटले ग्रुप है, उसका नाम है, और मिस्टर रजित कपूर का रेज के नाम से ग्रुप है। तो इतने अच्छे अच्छे लोगों के, इतनी शानदार शख्सियत के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो मेरे लिए तो जर्नी बहुत अच्छी रही। तो जैसे आप वहाँ पे गए तो आपका जो स्ट्रगलिंग डेज थे, तो उनमें आप लोगों के आपके साथ किसने स्ट्रगल किया जो आज बहुत बड़ा स्टार बन गया हो, या मतलब ठीक ठाक स्टार बन गया हो, बहुत बड़ा नहीं? देखिए, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे अब तो नहीं रहा सुशांत। जैसे सुशांत ने, जब मेरा शो चल रहा था शकुंतला, बिल्कुल। तो
हमें चैनल से जी टीवी से कॉल आया, तो मैंने और सुशांत ने, एक शो आ रहा था जी टीवी का, पवित्र रिश्ता, बिल्कुल। तो मैंने और सुशांत ने एक साथ ऑडिशन दिया, मानव और अर्चना वाला। मानव और बिल्कुल। अर्चना वाला। तो मेरी बदकिस्मती थी कि उसमें शायद मुझे मौका नहीं मिलना था, तो बट सुशांत को उसमें पवित्र रिश्ता में जी टीवी ने, चैनल ने मौका दिया। तो सुशांत ने बहुत अच्छा नाम कमाया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें मेरे साथ के जो लोग थे, जो क्योंकि वो वहीं रुके रहे। जैसे मेरे साथ थोड़ा सा ये रहा कि मैं अपनी जर्नी को, अच्छी खासी चलती हुई जर्नी को बीच में छोड़ के यहाँ आ गया। और मुंबई में जैसे क्या है कि मुंबई में ना एक आपको समय लगता है। अगर कोई आदमी सोचे कि मैं जाते स्टार बन जाऊँ तो वो असंभव है। मुंबई समय मांगती है, वहाँ आपको एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अब वो चाहे सीखने के लिए हो, चाहे वो पूरा एक सिस्टम है वहाँ का। तो शायद मेरी जर्नी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी वहाँ से वापसी आया, तो मैं शायद इसलिए उस सफलता का वो शिखर नहीं मैं छू पाया। लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे लोग, जैसे सुशांत मेरे साथ थे, उन्होंने बहुत अच्छी सफलता अर्जित करी। सिद्धार्थ शुक्ला मेरे साथ थे, जिन्होंने बहुत अच्छे टीवी शोज़ करे, बिग बॉस में बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोनों ही समय से पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो बहुत मेरे बीच के, मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ बहुत अच्छा, जिन्होंने स्टारडम, तो बहुत अच्छे शिखर को छू। तो आपको अब कैसा लगता है जब जैसे सुशांत सिंह राजपूत है, जब उनकी मौत की खबर आपको मिली, या सुसाइड कह सकते हैं, सुसाइड की खबर आपको मिली, या सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने की खबर आपको मिली, तो मतलब कैसा लगता है? देखिए, क्योंकि अब अगर आपके बीच का आपका कोई दोस्त चला जाए तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लगता है। और जहाँ तक सुशांत की बात है, कि सुशांत बहुत बहुत संघर्ष करने वाला इंसान था। और पता नहीं, लोग सुसाइड तो चलो आज भी कहते हैं उसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कभी सुसाइड तो कर नहीं सकता। अब वहाँ की परिस्थितियाँ क्या रही, क्या मतलब वो मौके पे क्या हुआ होगा, वो तो एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा लड़का, बहुत काम करने वाला लड़का, और बहुत समय से पहले ही चला गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला इंसान था। बिल्कुल। उनका अभिनय भी मतलब एकदम जिसे रियल एक्टिंग कहते हैं, जैसे बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, जैसे इरफान खान। और मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके पास वो एक्टिंग स्किल्स होती हैं, इरफान खान और आजकल पंकज त्रिपाठी हैं जैसे। तो वही वही मतलब कुछ चीज़ें हमें सुशांत में भी देखने को मिलती थी। तो ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे मतलब मेरे शो आने से पहले मैंने बैक स्टेज करता था। बैक स्टेज से मतलब ये है कि जब आप कोई रंगमंच हो, रंगमंच में बैक स्टेज उसे कहते हैं कि जब भी कोई आप कोई प्रोग्राम हो रहा हो, तो उसे जो पीछे का जो काम है वो बिल्कुल। आपको करना पड़ता है। तो हम लोग बैक स्टेज से फ्रंट पे आए थे। मतलब जो लोग बैक स्टेज से फ्रंट पे जिन्हें आने का मौका मिलता, आप हमेशा उनकी जर्नी देखना। उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया, अच्छी अपने जीवन में बहुत सफलता अर्जित करी। जो लोग सीधा ग्लैमराइज होना चाहते हैं ना, तो मुंबई का एक हमेशा से रहा है कि बहुत कम लोग, कोई अपवाद हो तो अलग बात है, अदरवाइज जो लोग संघर्ष से निकल के और बैक स्टेज से, रंगमंच, चाहे वो रंगमंच का हो, चाहे वो किसी भी रूप का हो, जो लोग बैक स्टेज से निकल के फ्रंट फुट पे आए हैं, वो हमेशा उन्होंने शानदार अभिनय किया है। बिल्कुल। तो तो पसंदीदा एक्टर कौन है आपका? देखिए, मैं तो, मेरे लिए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जिन्हें जिनके साथ मुझे काम कर, जैसे नसीर भाई है, नसीर भाई के साथ काम करने का मौका मिला। मिस्टर रजत कपूर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो बहुत सारे, इरफान खान साहब चले गए लेकिन उनका अभिनय बहुत अच्छा था। हाल के दिन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे हैं। मैं अभिनय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभिनय अच्छा करना और स्टार बनना एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। तो अभिनय तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा, जैसे अनुराग कश्यप हैं, उनका डायरेक्ट करने का मूवीज़ को बहुत अलग एक तरीका है। मतलब वो जो बहुत ज़्यादा बजट नहीं होगा उनके पास, पर वो फिर भी एक मूवी बना लेंगे। तो आप, तो मतलब बहुत सारे डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया होगा। तो मतलब सच में ऐसा होता है, या सिर्फ ये कहानियाँ बनाई जाती हैं बाद में? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ऐसा है कि आप क्या हो, आप किस बैकग्राउंड से आए हो, ये सबसे बड़ी चीज़, ये हर हर प्रोफेशन में रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अनुराग कश्यप उत्तर प्रदेश से आए। उत्तर प्रदेश में बाहुबल, वही तमंचा, बिल्कुल। वही बंदूक, वही दबंगई। तो कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप की फिल्म में, उनकी स्क्रिप्ट्स में वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल। उनकी कोई भी फिल्म उठा लो, तो वही बाहुबल और वो तमंचा, और वो हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो उस परिवेश से निकल के बाहर आए हैं। और ठीक ठीक। दूसरा सिनेरियो ये है कि अब आप देखिए कि एक तरफ करण जौहर हैं। बिल्कुल। करण जौहर हमेशा फैंटेसी फिल्म बनाते हैं। वो ऐसे कॉलेज दिखाएंगे जो शायद कभी इस दुनिया में हो ही ना। नहीं। बिल्कुल। मतलब वो ऐसे ही ऐसी हमेशा उनकी फिल्में जो होती हैं फैंटेसी फिल्म होती हैं, कि आप उनकी कोई फिल्म आई तो ऐसा कॉलेज दिखाएंगे, लोग चाहेंगे कि भाई मैं ऐसे कॉलेज में जाऊं, जबकि वो संभव नहीं है। ऐसा कॉलेज कभी बन ही नहीं सकता बिल्कुल। कि जहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी फरारियाँ आ रही हों और लाल और नीले कपड़े पहन के बच्चे आ रहे हों। तो वो एक फैंटेसी फिल्म बनाते हैं। तो वो एक अलग, जिस परिवेश से वो निकल के आए हैं, उसी परिवेश को उन्होंने सिनेमा को दिखाने का प्रयास किया। तो देखिए, हमेशा डिपेंड करता है कि आप किस परिवेश से निकल के आए हैं। तो जो जिस परिवेश से निकल के आता है, वो उसी तरह की फिल्मों को बनाने का प्रयास करता है।
क्या मतलब एक्टिंग भी इसी परिवेश को ही झलकाती है आपके? एक्टिंग मतलब जब हम एक्टिंग करते हैं, तो मान देखिए लीजिए मैं हम ये कह सकते हैं कि आपका जो आप जन्म से लेके जहाँ तक 20 साल तक आप जहाँ जिए हैं, जो जैसा आपने पढ़ा है, जैसे कॉलेज से आप निकल के आए, जैसे परिवेश से आप निकल के आए, तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर वो आपका आपके अंदर वो छवि रहती है। तो इस बिल्कुल, चीज़ को आप कभी डिनाई नहीं कर सकते कि आप जैसे हो, आप वो आपके अंदर ना रहे। जैसे पंकज त्रिपाठी जी को आप देखिए। पंकज त्रिपाठी जी क्योंकि बिहार से निकल के आए हैं, तो वो उनका एक्सेंट, वो उनकी ज़बान, वो उनकी हिंदी, तो वो उस एक हिंदी बेल्ट से निकल के आए हैं, तो उनकी फिल्मों में, उनके कैरेक्टर में आपको कहीं ना कहीं वो हिंदी की छाप हमेशा मिलेगी। बिल्कुल। तो मतलब ये तो सत्य है कि जिस परिवेश में आप पले बड़े हैं, वो पूरा जीवन आपके साथ, आपकी हर चीज़ में दर्शाता रहेगा खुद देखिए को। प्रोफेशन कोई भी हो, आप जिस परिवेश से निकल के आते हैं ना, आप उस परिवेश को कभी छिपा नहीं सकते। ये हमेशा आपके साथ रहेगा और आखिरी सांस तक आपको आपके साथ रहेगा। वो आप कभी उससे ऐसा नहीं कि आप उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। अच्छा, सबसे अच्छे मित्र कौन थे उस टाइम पे बॉलीवुड में? आपके दोस्त कौन थे? देखिए दोस्त तो मेरे बहुत सारे लोग थे वहाँ, जैसे मतलब जैसे मैंने आपको बताया मिस्टर रजित कपूर के साथ मुझे बहुत काम करने का बिल्कुल, मौका मिला, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। सुशांत बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, हमेशा उस हम लोग घर भी पास में ही थे, तो महाड़ा में जहाँ हम लोग रहते थे अंधेरी वेस्ट में, तो वहीं वो भी रहता था, वहीं मैं भी रहता था, तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो, अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रंगमंच के हैं, जो फिल्म्स में जो नहीं मतलब बड़ा नाम बन पाए, लेकिन वो बहुत अच्छे मतलब मेरे दोस्त बने वहाँ। तो मुंबई के दोस्त जब तक समय रहा तो बहुत अच्छा रहा, और बहुत अच्छे दोस्त मिले वहाँ, ईमानदार दोस्त मिले। मदद किसने की सबसे ज़्यादा? देखिए क्योंकि मुंबई में आपको बताऊँ कि मुंबई में ना, जो ये मदद जो शब्द है, वहाँ मदद कोई किसी की नहीं करता। अच्छा, मदद इसलिए नहीं करता कि वहाँ का अगर कोई सोचे कि आप किसी की मदद के आधार पे आप एज एन एक्टर स्टार बन जाओ, तो वो संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो यश चोपड़ा जी अपने बेटे उदय चोपड़ा को स्टार बना देते, बिल्कुल, तो उनसे ज़्यादा तो कोई अपनी बेटी की मदद कर नहीं सकता। तो ये जो शब्द है, ये मुंबई में तो मुझे लगता है कि निराधार है, बेकार है। वहाँ मदद कोई किसी की नहीं कर सकता। सिर्फ मदद इसी बात की है कि आप किसी को भेज सकते हो कि भाई मैं फ़लाँ फिल्म कर रहा हूँ, या फ़लाँ मैं टीवी में एक्ट कर रहा हूँ, आप आ जाओ, आप इन प्रोडक्शन के लोगों से मिल लो। तो उसकी ठीक, ठीक। मदद बस यहीं तक सीमित है। इससे ज़्यादा वहाँ के लोग कोई मदद ना तो कर सकते, ना उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप उत्तर प्रदेश से गए थे जी। और गए भी वेस्टर्न यूपी से थे, तो मतलब उस टाइम पे तो शायद आपके समय में जब आप यहाँ से गए होंगे, जब आपने स्ट्रगलिंग डेज़ अपनी शुरू करे होंगे, तो लगभग आप 2008 या 10 के आसपास आप जी। मुंबई पहुँचे होंगे। तो उस टाइम तो वहाँ पे अंडरवर्ल्ड का कुछ डोमिनेंस रहा होगा या ख़त्म हो गया था बिल्कुल? देखिए ऐसा है कि मैं वैसे जो वहाँ जो गैंग वार और जो अंडरवर्ल्ड वाला जो सिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है ये 90s में सबसे ज़्यादा था वहाँ। नहीं, वो तो था बिल्कुल, 90s था, और 2000 आते आते वो बहुत कम हो गया। बिल्कुल। तो जब हम लोग रहे, तो हमारे सामने तो मुंबई में वो ताज अटैक, मतलब जब मैं था तो ताज अटैक हुआ मेरे सामने। वहाँ ताज होटल पे अटैक हुआ, ओबरॉय पे, वहाँ मरीन ड्राइव पे कसाब वाला जो मामला था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बल्कि मैं हम लोग जब वो हुआ तो उससे एक दिन पहले वहाँ हम लोग थे, वहीं टाटा थिएटर पे। तो वो एक बहुत मतलब एक बड़ा दर्दनाक मामला था। तो हमारे सामने तो वो हुआ है। और जहाँ तक अंडरवर्ल्ड की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2000, मैं जैसे 2008 में वहाँ गया, तो तब तक आते आते अंडरवर्ल्ड वो उस तरह का नहीं रहा था जो चौक चौराहे पे किसी को गोली मार दे। अंडरवर्ल्ड वो उस तरह का था कि भाई साहब, आप किसी को, बड़े प्रोड्यूसर को आप किसी से पैसे मांग लो, बिल्कुल, 50 करोड़, 100 करोड़। तो वो एक हिडन अंडरवर्ल्ड थोड़ा सा है। वो रियल अंडरवर्ल्ड उस टाइम पे चल रहा था कि वो वाक़ई में हाँ, नीचे से ही मतलब काम कर चौक रहा था। चौराहे वाला ख़त्म हो गया बिल्कुल, था, बिल्कुल। और जो बहुत बड़े स्केल का है, वो तो वहाँ आज भी है, वो हमेशा रहेगा। अच्छा, फेवरेट मूवी कौन सी है? मतलब जो मूवी जिसको देख के ऐसा लगा हो कि यार ये मूवी सही में मतलब बहुत अच्छे से डायरेक्ट की गई है और इसमें अभिनय भी लोगों ने बहुत अच्छा किया है, वो कौन सी मूवी है? फिल्म्स तो बहुत अच्छी फिल्म्स बनी हैं, जैसे अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वसेपुर बनाई। बिल्कुल, बहुत अच्छी फिल्म है वो फिल्म, इसलिए कि उनके किरदारों से आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई कैसे क्या हमारे उत्तर प्रदेश जो है वो कैसा परिवेश है वहाँ। तो फैज़ल गैंग्स खान, ऑफ वसेपुर, हाँ, फैसल खान का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। बिल्कुल। और एक और एक कैरेक्टर और है उसमें, शायद फैज़ल खान के छोटे भाई हैं, टेंजेंट और वो परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर मतलब का वो बहुत तो बढ़िया किरदार दोनों ने निभाया। और क्या वो बहुत अच्छा दोनों का किरदार था। फैसल खान का बहुत अच्छा किरदार था, और उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी दोनों का बहुत अच्छा अभिनय था। बहुत बहुत अच्छा अभिनय था जयदीप उनका। अहलावत ने भी उसमें बहुत मतलब हाँ नहीं, उसके बाद जयदीप तो अहलावत का बहुत छोटा सा किरदार है उसमें, लेकिन उन्होंने छोटे किरदार को भी बहुत अच्छे से मतलब निभाया। इतनी बड़ी छाप छोड़ी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पे उन्होंने उस एक किरदार से कि उसके बाद वो खुद बताते हैं कि उसके बाद काम की लाइन लग गई मेरे लिए। हाँ नहीं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उससे पहले जयदीप अहलावत को कोई जानता नहीं था।
तो क्योंकि मैं हर रोज़ कैफे कॉफ़ी डे में कहीं बैठा हुआ देखता था उस टाइम जयदीप अहलावत को, जबकि बहुत पुराने और बहुत अच्छे एक्टर थे वो। लेकिन गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद जयदीप अहलावत को बहुत अच्छा काम मिला। बहुत लोग जानने लगे उन्हें। हाँ, बहुत लोग जानने भी लगे और बहुत अच्छा काम भी मिला उन्हें। और हासिल कैसी मूवी है? हासिल अच्छी, बहुत बहुत अच्छी फिल्म है। और और उसमें तो पूरा बाहुबल दर्शाया गया है उत्तर प्रदेश का, नहीं, बात ठीक है स्टूडेंट कि पॉलिटिक्स पूरा एकदम। नहीं, ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, उसमें अभिनय जिमी शेरगिल का जो अभिनय है, आप उनकी अभिनय की फिल्में आप चाहे कोई सी भी देख लो, तो उन्होंने अपने किरदारों को बहुत अच्छे से निभाया। अच्छा, हासिल के बाद अभी उनकी फिल्म आई थी, मेरे जहन से निकल गई, मेरे ख्याल 3-4 साल पहले, जिसमें उन्होंने एक किरदार निभाया था जिमी शेरगिल ने। क्या किरदार था? मेरे जहन से निकल गया। उसमें बहुत अच्छा मतलब एक उनकी उनकी रंगबाज भी आई थी अभी कुछ समय पहले। रंगबाज भी अच्छी फिल्म है उनकी, मतलब उन्होंने 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 हमेशा से अच्छा। नहीं, किरदार तो नो डाउट। ऐसा और वो मोहब्बतें वाली जो कास्टिंग थी, हाँ मतलब हाँ हाँ, मोहब्बतें की फिल्म जब आई, मोहब्बतें के बाद उस फिल्म की में जितने भी एक्टर्स थे, उनमें शायद जिमी शेरगिल एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तक और अभी तक वो काम चले किया आ रहे हैं, वरना काम। उनके साथ के जितने भी लोग हैं सब घर बैठे हैं। अच्छा, कभी कभी जैसे कुछ मूवीज़ होती हैं, जैसे हासिल मूवी थी। हासिल मूवी में पूरा एकदम स्टूडेंट पॉलिटिक्स दर्शाया गया है, और उसके डायलॉग्स जो हैं, इरफान की जो एक्टिंग है। और एक डायलॉग तो ऐसा है कि वो कभी भी मेरे मतलब जहन में आ जाता है, जैसे ए पंडित तुमसे ना हो पाएगा, तुम ना मार पाओगे। तो मतलब कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो एकदम छाप छोड़ जाते हैं। और कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं कि उसके बाद कई बार हमें देखा गया है कि उस मूवीज़ में जितने भी स्टार्स काम करते हैं, जैसे आप मोहब्बतें बता रहे हैं, सिर्फ जिमी शेरगिल ही बचे, बाकी सबका करियर ख़त्म हो गया। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ मूवीज़ भी ऐसी प्रोड्यूस होती हैं कि जिन पे मतलब एक ठप्पा लग जाता है मनहूसियत का। तो क्या ये सच्चाई है, या बस ये सिर्फ ऐसे देखने में हम लोगों को लगता नहीं, है? ऐसा फिल्म मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि कोई फिल्म मनहूसियत वाली हो, क्योंकि ये कोई भी जब फिल्म बनाता है तो बहुत सारे लोग मिलके, सैकड़ों लोग मिलके बड़ी मेहनत से बनाते हैं। बिल्कुल। तो उनका करा हुआ, मेहनत से करा हुआ काम मनहूस तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि वो फिल्म चली या नहीं चली। तो लेकिन हाँ, ये कि किसी एक्टर की कोई फिल्म चल गई, उसके बाद उसका नाम हुआ, तो तमाम जीवनों से बहुत फिल्म मिली। हाँ, ये भी सही है कि नहीं, मोहब्बतें तो बहुत हिट मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी थी, पर फिर मोहब्बतें के साथ ऐसा क्या हुआ, क्या दिक्कतें घटी कि उसमें जितने भी किरदार थे सब एकदम से फ्लॉप ही होते चले गए, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। देखिए क्या है ना, ये एक ऐसा स्टारडम एक बार मिलना, उस स्टारडम को कंटिन्यूटी में बनाए रखना, ये दोनों अलग विषय हैं। स्टार आदमी जल्दी बन सकता है, लेकिन उस स्टारडम को बना के रखना बहुत मुश्किल काम है। तो ये तो चीज़ हमें तीनों खान से सीखनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं कि वो लोग तीनों बहुत मेहनती हैं, और तीनों निरंतर पिछले मेरे ख्याल से 30-35 वर्षों से वो जितना काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो बहुत मुश्किल काम है, इतना आप मिले आसान हैं? काम नहीं है। जी, मैं सलमान साहब से मिला, और उनसे मुझे कहीं, मतलब इनफैक्ट एक ऐड मैंने शूट किया था एलजी का, तो अच्छा। तब मुझे मेरा फिल्म सिटी में उनसे मुलाकात हुई। और शाहरुख खान जी से मेरी मुलाकात हुई, वो बिल्लू बाबर की कास्टिंग, उनकी अपने प्रोडक्शन की फिल्म थी, तो बिल्लू बाबर की कास्टिंग के दौरान मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। तो मतलब कैसा है व्यवहार, कैसा है? बहुत हम्बल शाहरुख खान, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इतने बढ़िया इंसान हैं, आप उनसे मिलके ये सोच ही नहीं सकते कि वो इतना बड़ा स्टार है। वो मतलब आपको इतने अच्छे से बात करेंगे, इतने अच्छे से आपसे व्यवहार करेंगे, आप ये सोच नहीं सकते कि भाई वो आदमी इतना बड़ा स्टार है। बहुत शानदार इंसान है। और जैसे सलमान खान साहब से आप मिले, वो कैसे इंसान है? अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। मुझे लगता है शायद ये लोग बड़े इसीलिए हैं कि बहुत हम्बल है। बहुत हम्बल हैं। बिल्कुल। और मतलब जैसे अगर हम बात करें जिमी शेरगिल की, तो जैसे जिमी शेरगिल जब आए उस टाइम पे वो एकदम मतलब चॉकलेटी बॉय जैसा, एकदम बहुत अच्छा फेस उनका, बहुत स्मार्ट बॉय वो थे, मतलब बहुत ही अच्छे। क्या हुआ? मतलब बहुत स्मार्ट थे वो, और बहुत अच्छे से मतलब अभिनय भी बहुत अच्छे से निभाते थे। मोहब्बतें में तो मतलब अगर कोई उनकी उस समय की पिक देखे मोहब्बतें की और अब देखे, तो पहचानना नामुमकिन सा ही लगता है। तो मतलब सच में बॉलीवुड में लोग हीरो इतने स्मार्ट होते हैं, या हम लोगों के बीच से उठ के आते हैं मेकअप से इतने स्मार्ट हो जाते हैं? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्या है ना कि जैसे जिमी शेरगिल की बात है, जिमी शेरगिल की जो लॉन्चिंग है, वो एक तरह से मतलब हम चॉकलेटी बॉय के हम रूप में हुई। ठीक। लेकिन ये खैर, ये उनकी एज एन एक्टर ये अच्छी एक क्वालिटी है कि उन्होंने अपने आप को एक शेड में बांधा नहीं है। उन्होंने अगर चॉकलेटी बॉय का किरदार निभाया, तो उन्होंने गैंगस्टर का किरदार भी बिल्कुल। निभाया। और एक अगर गैंगस्टर का किरदार अच्छे से बहुत निभाया, तो फिर एक कई फिल्मों में कई अधिकारी के रूप में बिल्कुल। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए। तो ऐसा है कि बॉलीवुड में अगर आप एक ही किरदार को बहुत समय तक निभाते रहो, तो आपका करियर बहुत लंबा नहीं हो सकता। आपको वहाँ अलग अलग किरदारों को निभाना ज़रूरी आना भी है, चाहिए। और आपकी जो एक्टिंग की जो वर्सटैलिटी है, वो होनी बहुत ज़रूरी है।
तो मतलब जैसे कोई युवा आपको देख के प्रेरित होके बॉलीवुड में जाना चाहे, उसे क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको बॉलीवुड में जाना है तो आप बहुत संघर्ष का दौर है, तो आप अगर वहाँ जाएँ तो सीख के जाएँ। हमारे जैसे हमारे दिल्ली में बहुत अच्छा एनएसडी। प्लेटफॉर्म है, एनएसडी हैं, श्री राम रेपेटरी हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। तो इतने कंपटीशन के दौर में जब तक आप अपने अपने काम के मास्टर नहीं होंगे तो फिर आपको मौका मिलना संभव है। तो आप जब भी जाओ तो सीख के जाओ, तो वहाँ के लोगों को लगना चाहिए नहीं, ये वेल ट्रेंड है। अच्छा, स्टेज 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 करना कितना ज़रूरी है बॉलीवुड में लॉन्च होने से पहले? देखिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई ज़रूरी यही है, लेकिन हाँ, जो लोग स्टेज कर लेते हैं, मान लिया मैं जैसे मैं मुझे रंगमंच पे काम करने का मौका मिला, तो रंगमंच का फ़ायदा ये है कि आपको जो कैमरा फेस करने का जो फियर है वो आपको नहीं रहता। आप कैमरा से फिर खेलने लगते हो, आपको एज एन एक्टर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। तो रंगमंच एक अच्छा माध्यम है अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है।